वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। नमस्कार पीयूष जी, आपका इंद्रधनुष के रंग सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे बीच आज समक्ष उपस्थित हुए और आज हमें आपको सुनने का, जानने का और भी मौका मिलेगा। हम आपको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन आज हम आपसे एक सामने साक्षात्कार कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है, तो इसके लिए हम सब तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मैं आपको ये बता दूं, इंद्रधनुष थिएटर ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है और इसके अलावा बहुत से सहयोगी जो हमारे थिएटर ग्रुप हैं, संस्थाएं जिनमें हम लोग काम करते हैं, छोटे छोटे नाटिकाएं करते हैं, बहुत लोग आपके फैन हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश से भी हैं, ग्वालियर यूपी के आसपास के हैं, यहाँ पे किसी न किसी काम या रोजगार के वजह से आए हैं, लेकिन सभी को आपका काम बहुत अच्छा लगता है और सब बहुत ही आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो उनको ये इंटरव्यू भी आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा। जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। देखिए, अभिनय, लेखन, गायकी, संगीत, आप इन सभी विधाओं में हैं और हम ये जानते हैं कि ये विधाएं सिर्फ वो हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रकाशित हैं। आपके प्रतिभा का प्रकाश इससे भी ज्यादा तेज है, इतना तो मुझे यकीन है। पर खुद आप एक कलाकार के तौर पे सबसे ज्यादा इनमें से किससे जुड़ा मानते हैं? अगर आपसे कोई सबसे पहले पूछे कि आप अपना तारुफ सिर्फ एक शब्द में कराइए, तो किस चीज को आप सबसे नजदीकी मानते हैं अपने? एक शब्द नहीं हो सकता, एक शब्द में नहीं हो सकता। एक्चुअली लिरिक्स जो है वो मुझे बहुत जल्दी हो जाती है मुझसे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक होता है कि कौन सा काम आप सबसे बढ़िया कर लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं, तो वह लिरिक्स, तो मैं एकदम से लिख लेता हूँ। मतलब एक बगल में चांद होगा, मैंने एक दिन लिख ली थी। घर मैंने जो है आपके एक दिन में पूरा हो गया था। अरे रुक जा रे बंदे 2 दिन में पूरा हो गया था। हुस्ना एक दिन में पूरा हो गया था। उसमें मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। दैट इज लाइक ए गॉड गिफ्ट। मजा आता है एक्टिंग करने में, तो उसमें मेहनत लगती है, और वो जो है क्योंकि मेरा असली में वाकई में जो काम करना चाहता हूँ मैं, वो अभिनय है, तो उसमें जो है, और दैट इज वही रूट्स है एक्चुअली। अगर अभिनय नहीं करूं तो फिर मैं कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर सकता, ना लिरिक्स, ना स्क्रिप्ट, ना कुछ और। तो वो जो है आपके मूल में है, स्रोत जो है वो है। तो एक्टिंग में जो है क्योंकि मेहनत लगती है, काफी मेहनत लगती है। मतलब मुझे मालूम नहीं लोग बाग किस तरह से एक्टिंग करना पसंद करते हैं, मैं जिस तरह से करता हूँ उसमें बहुत मेहनत लगती है। और मुझे लगता है कि एक्टिंग में यूनिवर्सली बहुत मेहनत लगती होगी, लगनी चाहिए भी। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप अगर देखें फिल्म दुनिया में आकर भी, जो कि क्राइटेरिया नहीं है एक्टिंग करने का, एक्टिंग और भी 50 थिएटर ग्रुप्स हो रही है, किसी को मालूम भी नहीं है कि इतना बड़ा एक्टर है कोई। लेकिन अगर फिल्मी दुनिया में भी देखें तो यहाँ पर जो है एक्टर्स और स्टार्स में आप अलग अलग साफ साफ अंतर महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये एक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली मेहनत करते हैं, और ये स्टार्स हैं जिनसे हो जाती है जो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन पैसा कमा रहे हैं। और उनको गुड लक, मतलब बधाई है, उनको लेकर कोई ऐसा वो जलन या कोड़न या ढा नहीं है, उनको बधाई है। लेकिन एक्टिंग का जहां तक सवाल है तो उसमें मेहनत लगती है और वो दिखती है सामने जब एक्टर्स एक्टिंग करते हैं। तो मुझे जो है एक्टिंग में जो है मतलब अधिक मजा आता है, कह सकता हूँ। जी जी सर, बिल्कुल आपने सही बोला। मुझे तो लगता है सर, हर इंसान का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, एक वीकनेस होती है, पर जिससे उसको ज्यादा रस प्राप्त हो वो उसमें ज्यादा डीप चला भी जाता है। उसको मेहनत करने में फिर कोई तकलीफ भी नहीं होती कि चलो ठीक है यार, अगर मुझे इसमें मजा आ रहा है तो 2 घंटे 3 घंटे और 2 दिन 3 दिन और। तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली कि कुछ चीजें बहुत ही सहजता से हो जाती हैं और कुछ चीजें हम कलाकार कई बार एक्सप्लोर करते रहते हैं उसको लंबे समय तक। अच्छा सर, मेरा अगला प्रश्न ये है, हमने आपको कॉमेडी के किरदार में भी देखा है, जैसे हैप्पी भाग जाएगी में। हमने आपको नेगेटिव किरदार में भी देखा है, जैसे कि हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर, मकबूल वगैरह इत्यादि आपको फिल्मों में देखा है। आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स भी निभाए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कोई भी किरदार जब आपको मिलता है, और आपने अभी रिसेंटली आप एक वेब सीरीज में भी थे इलीगल में, तो आपकी अप्रोच एक्टिंग को क्या रहती है? आप कैसे उसको डिलेयर करते हैं उस किरदार को, और कैसे अपनी अप्रोच बनाते हैं? अब ये तो 40 साल से मेहनत कर रहे हैं यार, साले अब कहीं जाकर कुछ हो पा रहा है, उसका जवाब इतना आसानी से देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बेसिकली पहले तो मैं स्क्रिप्ट मंगवा लेता हूँ अपने करीब 2 महीने पहले,
और स्क्रिप्ट को रोज एक बार पढ़ता हूँ, हर बंदे के डायलॉग पढ़ता हूँ, बहुत रमा हो जाता हूँ उससे, बहुत रमा हो जाता हूँ उससे। उसके बाद में उसको धीमे धीमे कैरेक्टर्स को और सिचुएशंस को और घटनाओं को और लोकेशंस को विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, धीमे धीमे विजुअलाइज करता हूँ, करते करते उसके बहुत नजदीक पहुंच जाता हूँ। उसके बाद में एक्टिंग इजी हो जाती है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें इसमें दम मिल जाती है, क्योंकि एक्टिंग जो है दिमाग से इसका कोई संबंध नहीं है। एक्टिंग जो इंट्यूशन है, किसी भी आर्ट का दिमाग से कोई संबंध नहीं है। कोई बेवकूफ से बेवकूफ बंदा भी बहुत बढ़िया गाना गा सकता है। उसके लिए आप ये नहीं पूछेंगे कि ये IQ क्या है इसका, इंटेलिजेंट कितना है ये। वो जो गा रहा है मतलब गा रहा है तो मतलब गा रहा है, वो बाय हार्ट हो रहा है, मतलब दिल और दिमाग में जो फर्क होता है, एक्टिंग जो उसका नाम है। तो आप कितना ज्यादा अंदर घुसने का मतलब, किरदार के अंदर घुसने का मतलब सिर्फ ये है कि आप कितना विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी घटनाओं को, डायलॉग्स को कितना विजुअलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद में विजुअलाइजेशन आपका और भी आगे बढ़ सकता है जब आप स्क्रिप्ट से भी हट जाए, जब आप वो सीन्स देख रहे हैं जो कि स्क्रिप्ट में नहीं है। स्क्रिप्ट में जो सीन्स बिहाइंड द सीन्स है उसको भी आप देख पा रहे हैं। और एक्टिंग करने का मेरे ख्याल से यही तरीका होता होगा, और तो अगर होता है तो मुझे मालूम नहीं। जिनकी बहुत ही बुरी तरह से पकड़ होती है इस तरीके पर, वो बंदा मार्लन मैंडो बन जाता है, चार्ली चैपलिन बन जाता है, वो वरना हम जैसा रह जाता है। नहीं सर, वो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, बल्कि बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो पीयूष मिश्रा भी बनना चाहते हैं, ये मैं आपको बता दूं। चलो सर, धन्यवाद। सर लेकिन एक चीज बताइए, जैसे क्योंकि ये क्रिएटिव स्पेस है, इसमें विजन अलग भी हो सकती है, ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद आपने डायरेक्टर से बोला हो कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस किरदार को ऐसा करना चाहिए, और डायरेक्टर बोले नहीं ऐसा होना चाहिए? कभी ऐसे मतभेद नहीं होते कुछ क्रिएटिव तौर पे? ऐसे मतभेद तो नहीं, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं। यूजुअली जो है आपके मतलब कोई लाइंस अलग, नोबडी कैन राइट अबाउट द स्क्रिप्ट, नीदर जी द एक्टर नॉर नॉट द डायरेक्टर। लाइंस तो वही रहेंगी ना। तो कम बेशी के साथ में कुछ एक जगह आपके मतलब होते हैं। तो मैं इतना प्रिपेयर करके जाता हूँ कि जो डायरेक्टर बोलता है मैं जो करता हूँ, तो जो डायरेक्टर बोलता है वो भी वही होता है, और जो मैं करता हूँ वो भी वही होता हूँ। इतने अच्छा मतभेद मेरे ख्याल से कभी हो नहीं पाते, और वैसा वाला एक्टर मैं हूं नहीं जो मिसबिहेव करूंगा सेट पर। मैं इस हद तक प्रिपेयर होकर जाता हूँ कि जो किसी भी किस्म के मतभेदों की गुंजाइश ही नहीं होती। तो यूजुअली जो मेरे डायरेक्टर्स मुझे रिपीट करते हैं एक बार काम करने के बाद में, जैसे कि अभिषेक शर्मा है, उसने मुझे तेरे बिन लादेन पार्ट 1, तेरे बिन लादेन पार्ट 2, फिर जी शौकीन उसमें रिपीट किया। हैप्पी भाग जाएगी में मुदस्सर है, उसने मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 में रिपीट किया। हालांकि पार्ट 2 बहुत खराब परफॉर्मेंस था मेरा, लेकिन रिपीट किया उसने। ऐसे ही जो है आपके मतलब लोग बहुत खुश रहते हैं यूजुअली मुझसे। आई एम प्रोफेशनल एक्टर। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है। और मुझे लगता है सर एक समय के बाद शायद क्राफ्ट इतनी बखूबी निखर भी जाती है कि हम समझने लगते हैं कि डायरेक्टर को क्या एक्सपेक्ट होगा, या स्क्रिप्ट देख के वो शायद समय के साथ सही बात, अनुभव ऐसा हो जाता है, तो मतभेद भी सही कमी हो बात। जाते हैं, बिल्कुल सही बात। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए, मुझे एक आपका वाक्य याद है, जब आप कॉलेज में आए थे तो आपने बोला था कि जो इंसान, मैं शायद एग्जैक्टली रिपीट नहीं कर पाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा था कि जो इंसान अपनी जिंदगी में 25 साल की उम्र से पहले या 30 साल की उम्र से पहले लेफ्टिस्ट नहीं बना तो उसका कोई फायदा नहीं, और 30 साल होने तक उसने लेफ्टिस्ट अगर से हटा नहीं तो भी उसका कोई वो नहीं, किसी कोई उपयोग नहीं, कुछ ऐसे था वो। तो आप इस विचारधारा में अभी भी कितना बिलीव करते हैं कि नहीं नहीं रेवोल्यूशन रिबेलियन होना चाहिए? नहीं नहीं, वो मैं झोंक में बोल गया हूँ, मतलब नाराज होकर बोल गया हूँ। अभी आज इस उम्र में पहुंचने के बाद में देखिए ना, मैं 2011 में आया था और आज 2020 चल रहा है, तो मतलब 11 साल बीत चुके हैं। तो हर दिन आदमी ग्रो करता है, आदमी हर दिन ग्रो करता है। तो वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था कि आज ऐसा ऐसा ही है कि आप लेफ्टिस्ट, आप विरोध तो करना चाहते हैं, जैसे ही आप जवान होते हैं तो विरोध करना चाहते हैं, या पेरेंट्स का, या टीचर्स का, या सिस्टम का, या आसपास जो चल रहा है उसका, या दोस्तों का। विचारों से मतभेद होते हैं आपके बहुत सारे, आप बेसिकली आप टकरा जाना चाहते हैं। बेसिकली जवान होने के साथ ही आप टकराना चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। आप किस चीजों में बदलाव आपको मालूम नहीं होता, लेकिन आप बदलाव चाहते हैं, तो रेसिस्टेंस चाहते हैं। तो आपको उस वक्त जो बड़ा अच्छा लगता है लेफ्टिस्ट कम्युनिज्म, तो आपको बदलाव सिखाता है। अब कम्युनिज्म के आने के पहले, कार्ल मार्क्स के पहले भी जो है लोग बाग ऐसे ही थे। लेफ्टिस्ट ने उनको राह दे दी, लेफ्टिज्म ने उनको राह दे दी। इनके पहले भी लोग बाग ऐसे ही थे, मतलब जवान होने के साथ में आदमी रेसिस्ट करना चाहता है कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके बाद में 30-35 की उम्र के बाद में और 40 की उम्र के बाद में पक्का अगर वो बेवकूफ नहीं है, तो उसके अंदर धीमे से कोई और चीज प्रवेश करती है,
जिसका जिसको आध्यात्म कह सकते हैं ना। मैं तो 50 का हो गया, तो मेरे अंदर तो अध्यात्म प्रवेश कर गया था कि इसके आगे भी कुछ चीज है, मतलब सिस्टम के आगे भी कुछ चीज है। सिस्टम अच्छा है बुरा है बढ़िया बात है, हम चेंज नहीं कर पाए, ये तो पहली ये तो एहसास हो जाता है उसको कि हम चेंज नहीं कर पाए। सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा, दुनिया वैसी की वैसी रहेगी, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए। दुनिया कुत्ते की पूंछ है, वो कभी 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 सीधी नहीं होगी। इस बात का एहसास आपको होने लगता है। उसके बाद धीमे से आपको मालूम पड़ता है कि अरे अध्यात्म एक चीज है। आप धीमे से स्लोली, बिना बिना लेफ्ट के लिए नाराजगी रखे हुए, बिना नाराजगी रखे हुए आप स्लोली उस तरफ मुड़ जाते हैं। तो मेरे साथ, कम से कम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जो है उस तरफ मुड़ गया, उस तरफ जो है रुझान हो गया मेरा। ये मेरे कहने का मतलब होगा, उस वक्त किसी और तरीके से बोल दिया होगा मैंने, लेकिन ये मेरे कहने का मतलब होगा, लेफ्ट लेफ्ट ने मुझे काम करना सिखाया यार। लेफ्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद में जब एक हद के बाद में कहने लगे कि नहीं और लेफ्ट करो, तो यार वो मुझे लगा कि अब ये ज्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से इससे अधिक इंपॉर्टेंट चीज मेरी जिंदगी में आ गई थी और आ गई है, तो उस पर मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं हम लोग अपनी अपनी विचारधाराएं रख सकते हैं, लेकिन हम एक जो मेन ट्रैक है, जो जीवन की कहते हैं ना एक रीति होती है, उससे हम हट भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। सोसाइटी के सारे एलिमेंट्स हमारे काम में, हमारे सोच में, हमारे एक्शंस में भी दिखने चाहिए, होने चाहिए। आपके आपके जो बुढ़ापा आता है, यू कांट स्टॉप योर एज, यू कांट स्टॉप योर एज। मैं हमेशा जो है आपके जवान नहीं रह सकता। फिल्म इंडस्ट्री में जो दस्तूर है कि भाई जवानी में रोल मिलेगा, तो मैं तो आया ही तो यहाँ पर आपके 38 की उम्र में था। मैं तो शिफ्ट दिल्ली से तब हुआ था जब मेरी इतनी एज हो गई थी। तो मैंने तो स्टारडम जो है बहुत लेट देखा अपनी जिंदगी में। मैं 46 की उम्र में था जब गुलाल आई थी, 46 में था। तो जो है आपके मतलब वो सब मैं देख चुका, दिल्ली में देख कर आया था। इसके बाद में अब मुझे लगता है कि यार ये कब तक चलेगा, मतलब कब तक चलाते रहेंगे इसको। आप लगातार लगातार पीछे भाग रहे हैं, हवस है मतलब लगातार स्टारडम की, पैसे की, रुपए की, प्रतिष्ठा की, कितनी होगी वो एक हद के बाद में ये खत्म होगी। इसका मोह छोड़ना पड़ेगा। इसके आगे कोई और चीज है, जब तक आगे चीज नहीं मिलेगी तब तक हम इसका मोह छोड़ नहीं सकते। एक्चुअली आगे चीज मिलना जरूरी है, तो इसके आगे की चीज देखने की कोशिश करते हैं ना, वहां कुछ होगा मेरे ख्याल से मसाला, तो वही कर रहा हूँ। सही बात है सर। आई थिंक वी ऑल नीड टू बी वंडरर्स एंड डिस्कवरर्स, एक्सप्लोरर्स। दैट्स द राइट वे टू गो। सर, अगर कभी आप खुद अपनी कोई फिल्म बनाएंगे या कोई नाटिका बनाएंगे, अगर बनाएंगे, तो वो क्या होगी? कुछ सोचा है आपने कभी कि मैं कभी बनाऊंगा तो वो इस जॉनरे की होगी, ऐसी फिल्म होगी? फिल्म फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं, नाटक के बारे में पूछ रहे हैं? नाटक तो करता मैं, लिख भी चुका, कुछ भी बन भी सोचा चुका। होगा, कुछ भी कल्पना की हो? मैं फिल्म के बारे में कल्पना ही की है, अभी तो मेरी इरादा कुछ है नहीं बनाने का। मैं राजू हिरानी जैसे स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, अल्कोहलिज्म पर। राजू हिरानी जिस तरह से लिखते हैं स्क्रिप्ट, वो वैसे स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, बहुत मजेदार स्क्रिप्ट हो जिसका एंड बड़ा थोड़ा तकलीफ भरा हो। एक एल्कोहलिक की कहानी, एल्कोहलिज्म क्या होता है, इस पर जो है मैं एक बड़ी मजेदार स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ। तो तरीका मेरा वही, राजू हिरानी मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि जो है वो बड़े बड़ी बातें जो है बहुत आसानी से बोल जाते हैं। क्योंकि हर चीज में पहले पहले मजा होता है, उसके बाद में संदेश होता है, उसके बाद में मैसेज होता है। तो जो है हर चीज आसानी मजेदार तरीके से बोल देना, उसके बाद सुलझाना उसको, उसके बाद आपके उसके परिणाम पर पहुंचना, ये उनकी खासियत है। तो आई लाइक इट। मुझे वैसे मेकिंग बड़ी पसंद है। कभी बनाऊंगा तो मजेदार फिल्म बनाऊंगा और उनको फॉलो करूंगा। उनकी फिल्म की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि बिना ज्यादा उसको प्रीची बनाए, वो बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही सहजता से, आसानी से मैसेज कह देते हैं। और सब में एक छुपा मैसेज जरूर होता है। एंटरटेनमेंट रहेगा, बाद में वो कैसे सीमलेसली मैसेज आ जाएगा, बहुत ही उस टोटल पैकेज को बड़ा एंटरटेनिंग बना देता है दर्शक के लिए। दर्शक बहुत पसंद करते हैं उनको। मैं भी बहुत उनको फॉलो करता हूँ, राजू ईरानी जी को। और अब देखते हैं उनकी अगली कौन सी आती है मूवी, उसके लिए बहुत इंतजार रहेगा। और आप भी अगर अभी बनाएंगे सर, तो हम उसमें भी एंटरटेनमेंट और सारी चीजों का एक पुट देखेंगे। ऐसी आशा है। सर, मैं कुछ ऑडियंस क्वेश्चन लेना चाहूंगा और मैं रीड आउट करूंगा आपके लिए। तो जो ऑडियंस क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वंदना का। पीयूष जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने इतनी सारी कविताएं और गीत लिखे हैं जो दिल को छूते हैं। आप अपनी संगीत और गायकी की यात्रा पर थोड़ी रोशनी डालेंगे? थैंक यू। कुछ नहीं हुआ, ये सब मिला था यार, मुझे ऊपर से मिला था सब कुछ। मतलब बहुत सारे काम हैं जो मैं नहीं कर सकता। जैसे चाय, चाय में 3 कप से अधिक नहीं बना सकता ढंग से। 3 कप में मेरा प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। मुझे मालूम है कि कितना पानी डालना है, कितना दूध डालना है, कितनी चाय डालनी है, ये मुझे मुझे अंदाजा नहीं है।
ये चीजें मुझसे आसानी से हो जाती हैं। ये आर्ट आर्ट की ऐसी कोई चीज, आर्ट की ऐसी कोई शाखा नहीं है जिसको मैंने मैंने जिसमें हाथ डाला और जिसमें मैंने सफलता नहीं पाई है। तो मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा नहीं हूं, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था। आर्ट में और हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में मैं बड़ा जबरदस्त था, बहुत बहुत एकदम से घुस जाया करता था और मुझे सफलता मिलती थी। तो इसलिए जो है गीत और संगीत मेरी जिंदगी में ऐसे ही आया था। गीत भी ऐसे लिखने शुरू किए थे मैंने, ऐसे जनरली लिखने शुरू किए थे। मेरा ग्रुप था एक्ट वन, एनके मेरा दोस्त था, एनके डायरेक्टर उसका, और मैं करता था दूसरे काम, लिरिक्स, म्यूजिक और स्क्रिप्ट वगैरह। वो मुझसे बोला करता लिख दो, मैं लिख दिया करता, ऐसे लिख दिया करता। मतलब मेरा कोई क्राफ्ट नहीं था उसमें, खाली इंट्यूशन थी। ऐसे ऐसे म्यूजिक कर दिया करता था। अच्छा, मैं लिखते हुए म्यूजिक करता हूँ उसका, जब मैं लिखता हूँ तो म्यूजिक करता हूँ, और म्यूजिक बनाते हुए लिखता हूँ, तो दोनों काम जो है मेरे एक साथ ही होते हैं। पता नहीं कहाँ से हुआ है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कई बार ये चीजें होती हैं, तभी कहीं जाकर आपको जो हायर पावर में यकीन होता है कि मोजार्ट ने 6 साल की उम्र में पहली सिम्फनी बना ली थी। कैसे बनाई होगी भाई? तो जब तक आप लाइफ आफ्टर लाइफ और लाइफ आफ्टर की कल्पना नहीं कर लेते कि यार कोई किसी नोट पर छूटता है पिछले जन्म में, उस नोट पर जो है आपके वो शुरू करता है। अब ये बातें कम्युनिस्टों को बड़ी खराब लगती हैं कि ऐसा कैसे होता है, तुम तो जिंदगी बातें करो। अब मैं कहता हूँ कि मुझे यकीन है, मुझे बहुत जोर से यकीन है कि यार ऐसा होता है, क्योंकि ये असंभव असंभव काम होते हैं कुछ, ये वैसे हो नहीं पाते। विवेकानंद इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोलकर चले गए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, तो उसको हम चमत्कार बोल लेते हैं। जो चीज हम समझ नहीं पाते उसको हम चमत्कार बोल लेते हैं। आप कुंभ के मेले में जाओ, आपको एक साधु गड़ा मिलेगा आपके सर के बल, मालूम पड़ा कि आपके 1 साल से गड़ा हुआ है ना। कोई बंदा आपकी बोतल तोड़ के खाता हुआ मिलेगा, आपको ये कैसे हो सकता है, लेकिन आपके सामने दिख रहा है, खा रहा है, देखो। तो आप उन बातों को समझ नहीं पाते, तो आप सोचते हैं कि यार ये चमत्कार है, इनको चमत्कार बोल दो। ऐसा नहीं है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आने के बावजूद आपसे कुछ कम्युनिकेट करती हैं। तो ऐसे ही मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं 8 साल के क्या 8th 10th में मैंने इतनी बड़ी पोथी कैसे लिख दी, मैंने इतना साहित्य कैसे पढ़ लिया बचपन में ही। मतलब ये सब बात समझ में ना आने वाली बातें हैं। तो वंदना, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपकी ये सब चीजें हो जाती हैं, इनको इनको करने की जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। मतलब आपको करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब चीजें आपसे आसानी से हो रही हैं, तो मुझसे आसानी से हो जाया करती है। दिस नो रॉकेट साइंस बिहाइंड। पर आपने ऐसी कोई फॉर्मल कोई ट्रेनिंग या प्रशिक्षण मतलब किसी गुरु के अंदर या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से आप नहीं? नहीं लिया मैंने, खाली सितार बजाना सीखा था, करीब 4 साल बजाया था सितार मैंने। तो हमारे अच्छा। लिटिल बैलेट ट्रुप के, हाँ, लिटिल बैलेट ट्रुप के म्यूजिक डायरेक्टर थे रानू वर्धन जी, उनसे सीखा था मैंने। तो 4 साल बाद, 3 साल मेरे ख्याल से बजाया होगा, उसके बाद उसको भी छोड़ दी, लेकिन अच्छा बजाने लगा था। तो कभी कभी रियाज करते हैं कि आप सितार अरे निकाल नहीं, के? छुआ भी नहीं, अरे 83 से छुआ भी नहीं। 83 मेरे ख्याल से 82 83 वाज द लास्ट ईयर जब मैंने हाथ लगाया था, उसके बाद कभी छुआ भी नहीं, छूट गया उसको। हारमोनियम तो हमने आपको बजाते कई बार देखा है, और आपने वो है, गुलाल में आपने तबला भी बजाया था, तो आई थिंक कुछ कुछ थोड़ा तबला थोड़ा। कहाँ बजाया, तबला नहीं अच्छा बजाया। हाँ, तबला नहीं बजाया था, ओके। ओके हाँ, वो सीन में दूसरा कोई बजा रहा था तबला, आप गा रहे थे, ओके। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन अरिजीत का है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जित है और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको किस शैली के नाटक पसंद हैं और आज के थिएटर जगत में क्या बदलाव होना चाहिए जो आपको लगता है? इस शैली की, यार ये तो सवाल ही मेरे ख्याल से हरित गलत है। इस शैली का क्या नाटक होता है, मतलब शैली क्या होती है? नाटक जैसा नाटक आपने चुना, जैसा नाटक चुना गया वैसे चुना है आपने। गगन दमाम आज जो मेरा जो प्ले है वो जो है किसी शैली का नहीं है, वो तो म्यूजिकल है और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मतलब नाटक बेसिकली इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और जितने लोगों ने नाटक लिखे हैं, अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं, वो सब इंटरेस्टिंग नाटक। भले वो गिरीश कर्नाड हो, चाहे मोहन राकेश हो, चाहे विजय तेंदुलकर हो, चाहे पीयूष मिश्रा भी क्यों नहीं हो, वो भी हो। मैंने लिखा है, आपके पूरा हिस्टोरिकल प्ले है, लेकिन मजाल कहीं जो है आपको कहीं कोई बोरियत दे जाए, वो पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग नाटक है, म्यूजिकल नाटक है सरदार भगत सिंह पर। ऐसे ही जो है आर्थर मिलर हो गए या टेनेसी विलियम्स हो गए या इवन विलियम शेक्सपियर, आपके मतलब सारे नाटक उसके इंटरेस्टिंग हैं। तो ऐसा शैली तो कुछ नहीं होती, शैली तो कुछ नहीं होती। आजकल नाटक बदलाव की जरूरत तो कुछ नहीं है यार, बदलाव तो नहीं हो सकता नाटक में। नाटक जगत में बदलाव नहीं हो सकता। नाटक जगत में कोई पैसे की जरूरत होती है तो 40 साल पहले भी थी, जब मैंने शुरू किया था तब भी थी। तो नाटक में बस ये है कि थोड़ा पैशन, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि थोड़ा सा पैशन कम है आजकल। मतलब बहुत जल्द दौड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं लोग बात।
हर बंदे को सिनेमा कर रहा है, करना होगा, करना ही होगा, एम्बिशन होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा काम तो करो यार, उसके बाद करो ना। तो नाटक जो है धीमे धीमे वो सीढ़ी सीढ़ी बन गया है, आपके रंगमंच जो है फिल्म तक पहुंचने की सीढ़ी बन गया है। हमारे टाइम में क्या मतलब, जो बॉम्बे आते हैं ना वो नाटक करना नहीं चाहते, साफ सी बात है। वो आपके मतलब बहुत ही रेयर बंदे होंगे, नसीर जैसे बंदे होंगे जो थिएटर भी करना चाहते होंगे, लेकिन यूजुअली आपके लोग बाग बॉम्बे आने के बाद में थिएटर भी इसलिए करना चाहते हैं कि कोई देखने आ जाए उनका थिएटर और उनको रोल मिल जाए फिल्म से जो दूर है ना। मैंने, अच्छी बात है कि मैंने 20 साल जो मैं यहाँ से दूर था, एनएसजी से पास होने के बाद में दिल्ली में था, तो दिल्ली में रंगमंच किया, जी तो जी यहाँ से दूर था मैं, तो सारा प्लेस वगैरह यहाँ पर करके आया था। तो वहां पर अब 1000 मील दूर जो है, मतलब सिनेमा का नामो निशान नहीं है। सिनेमा आप देखते हैं, आपकी ये उम्मीद तो रहती नहीं है कि कोई पिक्चर आखिर कोई आपको कास्ट कर लेगा, तो आप खाली नाटक करने के लिए नाटक कर रहे थे, तो नाटक करने के लिए नाटक करो ना, वही बेहतर है आपके, मतलब उसमें ही आपके मजा आता है। आपको दिखाना नहीं है, आपको करना है बेसिकली। आप डोंट वांट टू बी सीन, आई वांट टू शो, आई डोंट वांट टू बी सीन। मैं ऐसा इस एटीट्यूड के साथ में अगर नाटक करूंगा तो नाटक आपके सफल होगा। हम्म, तो मतलब अगर हम ये सोचें कि देखिए जैसे फिल्म मेकिंग काफी अब इवॉल्व होती जा रही है, आपने देखा है किस तरह से फ्लैशबैक्स यूज करना, प्रेजेंट डे यूज करना, या फिर काफी कलर कॉम्बिनेशन, टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत आ गए हैं। उस नजरिए से भी देखा जाए तो जैसे पहले थिएटर होते थे और जैसे आज होने चाहिए, ताकि ऑडियंस को बड़ा अपीलिंग लगे, कुछ ऐसे की जरूरत है कि आपको लगता है नहीं रॉ प्योर फॉर्म में ही थिएटर बहुत नहीं, अच्छा रॉ होने प्योर लगा? फॉर्म मैंने कब कहा रॉ प्योर फॉर्म में टेक्निकल चीजें नहीं आती हैं? मैंने कब कहा? वो तो आना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। थिएटर में खास किस्म की ग्लैमर नहीं है एक्चुअली, हमारे यहाँ पर ये खास किस्म की ग्लैमर नहीं है, क्योंकि कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। ऑफ ब्रॉडवे इन जगह जाके देखो तो आपको पिक्चर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेज पर हेलीकॉप्टर उतर रहा है। स्टेज पर क्या नहीं हो रहा, वहां पर क्या नहीं कर देते वो लोग, इसमें जो दिमाग लगता है बाकायदा, इमेजिनेशन लगता है बाकायदा, उस चीज की हमारे यहाँ कमी है एक्चुअली। हम जो है लाइन्स को जो अल्टीमेट मान के बैठे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लाइंस तो हैं ही, लेकिन सपोर्टिंग चीजें बहुत सारी होती हैं, उनको भी हमें उसमें भी कलाकारी है, उसमें इमेजिनेशन है, लाइटिंग में इमेजिनेशन है, सेट डिजाइनिंग में इमेजिनेशन है। ऐसे हैं रहे हैं हमारे यहाँ पर, बेरी जॉन साहब रहे हैं, बहुत ही रॉबिन साहब रहे हैं, और अंदाज साहब एनएसडी में टीचर थे, वो रहे हैं, बहुत लंबा इमेजिनेशन जिन्होंने किया। वो वैसा होना चाहिए, लेकिन साथ में पैसे भी नहीं है। अब इतने पैसे कहाँ खर्च करेंगे जिसकी रिकवरी नहीं है? थिएटर में करती थी आपने, इसकी रिकवरी नहीं होती। तो हिंदुस्तान में आपके झक मार के जो है वही लाइन्स वाला थिएटर करते हैं लोग। लेकिन आपकी बात सही है, अगर सेट डिजाइन या फिर प्रॉप्स का यूसेज, कॉस्ट्यूम्स पे अगर आप खर्च करें, ये लोग कई प्रोडक्शन करते भी हैं, तो लगता तो बड़ा सुंदर है और वो दिखता है। मतलब मैंने कुछ एक आध जो बॉम्बे से ग्रुप्स आते हैं बैंगलोर परफॉर्म करने, जैसे रजत कपूर जी का ग्रुप है, वो लोग शेक्सपियर की कॉमेडीज और ट्रेजेडीज के वो करते हैं, स्पिन ऑफ्स करते हैं, तो वो मैंने पाठक जी कई बार आते हैं। और या फिर मैंने एक बार नसरुद्दीन शाह जी का एक इंग्लिश प्ले देखा था यहाँ पे, आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन के लाइफ पे था, सोलो प्ले था, उन्होंने खुद किया था। तो मैंने देखा काफी कुछ उन्होंने सेट को बनाने में किया है, और पूरा सब साजो सामान मुंबई से लाए थे। उनकी लाइब्रेरी उन्होंने बनाई थी आइंस्टीन की, तो कभी वो उस लाइब्रेरी में सोफे पे बैठ रहे थे, कभी टेबल चेयर पे बैठ रहे थे, करते करते वो पूरा 1 घंटे 10 मिनट का प्ले था, एक ही जगह था, लेकिन उस सेट में इतनी सारी जगह थी एक्टर को एंगेज करने के लिए और हेल्प करने के लिए कि वो अपना डायलॉग्स बोल सके बेहतरीन तौर से, उन सारी चीजों का यूज करके उस पर लग रहा था कि काम किया गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं बात तो आपकी सही है कि रिकवरी का लोगों के माइंड में रहता है, पर अगर वो एंगल हटा दिया जाए तो ये भी बहुत असर तो डालता है, फर्क तो बहुत नजर आता है। डालता है। मैंने भी किया है प्ले, आइंस्टीन जो है आपके इमैनुअल गैब्रियल का प्ले है, वो सोलो जी परफॉर्मेंस जी है, मैंने भी किया है वो। मैंने भी उसमें, देखिए उसमें प्रॉपर्टीज लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें प्रॉपर्टीज लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें प्रॉपर्टीज लाई जा सकती हैं, क्योंकि आप स्टेज पर हेलीकॉप्टर नहीं उतार रहे। मैं बात कर रहा हूँ हेलीकॉप्टर उतर रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, बिल्डिंग बन रही है, बम फूट रहे हैं, ये सब चीजें होती हैं आपके, मतलब अगर आप ब्रॉडवे जाएंगे तो आपको ये सब चीजें होती मिलेंगी। म्यूजिकल प्लेस होते हैं, उसमें जब बड़ी मेहनत होती है। आप म्यूजिकल्स को इतना आसानी से दरकिनार नहीं कर सकते। म्यूजिकल मतलब म्यूजिकल होते हैं यार, बाकायदा कोरियोग्राफी होती है, डांसर्स होते हैं उसमें, मूवमेंट्स होते हैं उसमें बाकायदा। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके बड़े और बड़ी डिजाइनिंग जो है, ये सब चीजें तो हो सकती हैं, आइंस्टीन वगैरह की चीजें हो सकती हैं, मैंने भी किया है।
तो इतना अच्छा। मुश्किल काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपके और बड़े लेवल पर लगातार लगातार प्ले हो रहे हैं, और जब वो होते हैं, ऐसा भी होता है कि कई बार खाली वही होकर रह जाता है। कई बार ऐसे भी, मैं नाम नहीं लूंगा, बॉम्बे में ऐसे लोग हैं जो बड़ा जबरदस्त सेट सेट तो बड़ा जबरदस्त कर लेते हैं, एक्टर्स लाना भूल जाते हैं, एक्टर्स वही पुराने एक्टर्स होते हैं जो खाली लाइंस बोल रहे हैं, कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। यहाँ पर होते हैं कई एक बड़े बड़े हैवीली पैसा लगाते हैं स्टेज पर, डिजाइनिंग पर, लेकिन एक्टिंग हो ही नहीं रही है, तो वो प्ले सेल होकर रह जाता है, खाली आप सेट को देखते रहते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, सही बात है, एक सामंजस्य होना चाहिए, बिल्कुल। अ, अगला कोई प्रश्न मैं लेता हूं, और ये हमारी थिएटर ग्रुप की सबसे वरिष्ठ महिला हैं, उनका है, काफी सीनियर है, काफी मतलब वरिष्ठ हैं ये, उनका ये प्रश्न है। इनका नाम है सुरेश शर्मा, लेडी हैं ये। नमस्कार सर। सर, आप इतनी विधाओं के मालिक हैं, नाटक में है, संगीत में है, फिल्म में है, स्क्रीन प्ले में है। आप इन सब की प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? और कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी के बड़े डल फेज से निकलते हैं, तो आप कैसे इन सब से उभर के आके आप इतना बढ़िया रोल में आ जाते हैं? इंस्पिरेशन प्रेरणा, देखिए प्रेरणा आज मुझे लगता है कि मुझे ये विपश्यना की जिंदगी में आने के बाद का फेज है, जब मुझे लगता है कि प्रेरणा मतलब कोई हर बंदे को एक टास्क मिलता है, कहाँ से मुझे मालूम नहीं। जब आप पैदा होते हैं तो आपके पास में एक टास्क होता है जो आपको निभाना ही है। वीटो कॉर्लियोन जो थे ना गॉडफादर में, वो बोला करते थे कि एवरी मैन हैज बट वन डेस्टिनी, एवरी मैन हैज बट वन डेस्टिनी। उनका बेटा जो है आपके बिल्कुल माइकल कॉर्लियोन, बहुत वॉर में वॉर वेटरन था, और ये था वो था, लेकिन उसके पास ही हैड बट वन डेस्टिनी, उसको इस तरफ मुड़ना ही था, आपके मतलब कॉर्लियोने फैमिली की लाइन में जाना ही था। तो ये हर बंदे की किस्मत होती है, मैं किस्मत में बिलीव करता हूँ, आज की तारीख में बिलीव करता हूँ। ऐसा नहीं कि किस्मत बना देती है आपको, आप डिपेंड नहीं रह सकते उस पर, आपके कर्मों से जो आपके हाथ की रेखा बदलती हैं, आपके हाथ की रेखाएं बहुत सही होती हैं, लेकिन आपके कर्मों से बदल जाती हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में, आज मैं 57 का हूँ, आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये मुझे टास्क दिया गया था, किसी ने दिया था, इसको बखूबी करके आओ। मैं कितना बखूबी कर पाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन करने की कोशिश कर रहा। दूसरा प्रश्न था आपके डाउन। पहले तो मेरे पास शराब थी, तब मैं बहुत भयंकर अल्कोहलिक था। पहले तो शराब थी मेरे पास में, मैं पी के टुल्लू हो जाया करता था। बीमारी भी हो गई बाद में, उसको परेशान भी उसने बहुत किया, मन को, तन को, जहन को बहुत परेशान किया, साइकोलॉजी बिल्कुल खराब हो गई, मैं व्यक्ति दूसरा हो गया। वो था तो वो धीमे धीमे आपकी करके छूटी। फिर विपश्यना आई 2010 में, करते 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 आपके मतलब ये डाउनफॉल्स, तो अब जिनको डाउनफॉल्स आते हैं उन्हीं को सामना करना पड़ेगा ना भाई, और कोई और तो करेगा नहीं। आपने बोया है तो आप ही काटेंगे, तो आपको सामना करना पड़ेगा। तो मैंने खूब माथा फोड़ा, अपना हाथ काटे अपने, ये किया वो किया, दुख दर्द जैसे हर बंदा उठाता है इतने मैंने भी उठाए हैं। अपने आप नहीं हो जाता कोई भी चीज, अपने आप नहीं बनती हुई, आपको बहुत बहुत क्रिटिसिज्म सहन करने के बाद में, ये दुनिया के छोटे सहन करने के बाद में, उठाघात सहन करने के बाद में आपको जो है आप वो मिलता है जो आप चाहते हैं। ये आसान लाइन नहीं है, और कोई भी आसान लाइन नहीं है मेरे कहने का मतलब। तो आप वही करना चाहिए जो कि आपका दिल कहे, और साथ में ये भी मानना चाहिए कि जो दिल कह रहा है वो इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं वो करना, बहुत सारी मुश्किलें मिलेंगी। तो आप अपनी राह खुद बनाते हैं, आपको सामना करना पड़ेगा। आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी, ड्रग्स भी आएंगी, शराब भी आएगी, लड़की भी आएगी, आपको उससे बचते हुए काम करते रहना पड़ेगा, और कुछ चारा नहीं है। आप या तो फिर आप जंगल में चले जाइए, फिर आप काम नहीं कर सकते, फिर आप साधु बन जाइए, लेकिन आप काम करेंगे तो सब चीजें आएंगी आपके सामने। तो आपको उनका सामना करना पड़ेगा यार, जितना सामना कर सकती है सुरेश उतना करना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी तकलीफों से, डाउनफॉल, इन सब चीजों से मुंह नहीं छुपाना है, भागना नहीं, अपनी अपनी जर्नी, अपनी बैटल के लिए खुद तैयार रहना है अल्टीमेटली, बिकॉज हमारी बैटल है, कोई और नहीं लड़ेगा आगे। वही है। अगला प्रश्न है, चरित महाजन है, ये हमारे कलाकार हैं हिमाचल से, हमारे ग्रुप में। नमस्कार पीयूष जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि आपकी कहानियों में, कविताओं में एक श्रृंगार रस है, रोमांस है, तो अब इसके पीछे कोई कहानी ना हो ये हम नहीं मान सकते, मतलब कुछ तो है। कहाँ रहता है श्रृंगार रस का मतलब? आरंभ प्रचंड में कहाँ श्रृंगार रस है? या एक बगल में चांद और एक बगल रोटियां, कहाँ श्रृंगार रस है? उसमें तो नहीं है श्रृंगार रस। कहाँ रहता है हुस्ना में? कौन से हुस्ना में? चलो आपके मतलब हुस्ना इज मोर लाइक ए सोशियो पॉलिटिकल सॉन्ग, इट इज नॉट
श्रृंगार रस नहीं है, घर कह सकते हैं आप, श्रृंगार रस है, लेकिन कहाँ और रहता वो है ये काम सब भी जो क्या है, ये काम सब है, थोड़ा सा काम मतलब उसमें उसमें बहुत, हाँ तो उसमें तो बहुत सारी, उसमें तो दुनिया जहान को समेट लिया गया, उसमें तो बहुत सारी चीजें कही गई हैं, उसमें खाली श्रृंगार रस कहाँ रहता है? उसमें आपके मतलब जी वो काम भला का काम हुआ जिसमें अमेरिका बाप बने, वो इश्क भला का इश्क हुआ जो वियतनाम का शाह बने, उसमें कहाँ श्रृंगार रस है? उसमें तो अलग अलग चीजों पर, अलग अलग दस्तूरों पर अलग अलग बातें कही गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि श्रृंगार रस रहता है, अलग अलग चीजों पर जो है। मेरे तो ये आरंभ प्रचंड तो लोग बाग आपके मतलब पॉलिटिकल रैलियों से खूब बजाया गाना, आज भी बजता है गाना, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या ये, क्या वो, क्या समाजवादी पार्टी, क्या मिलिट्री डे, क्या मतलब आपके वर्ल्ड कप, हर जगह बजाया। तो कहाँ श्रृंगार रस है? वो तो वीर रस मैं थे, वैसे आरंभ प्रचंड, वो तो वीर रस मैं के हैं। लिखता भी नहीं, रस 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 में जानता भी नहीं, रस रस क्या होता है, वीर रस है या क्या है, ये मैं जानता भी नहीं। मैंने ये सोच के नहीं लिखी कि श्रृंगार रस पे लिख रहा हूँ या वीर रस पे लिख रहा हूँ, मैंने लिख दी है ऐसी जनरल गाने लिख दी। तो मैं तो आपकी घटनाओं पर, मैं हैपनिंग्स पर लिखता हूँ, आपकी एक हैपनिंग होगी उस पर एक गाना तैयार कर देता हूँ। मतलब ये किसी घटना या पर्सनल किस्से से प्रभावित नहीं है शायद वो ये पूछना चाह रहे असल किस्से से होंगे। प्रभावित नहीं, वो आपके कंटेक्स्ट तो होता है ना गाने का, कंटेक्स्ट हाँ घर के पीछे कंटेक्स्ट है कि घर के पीछे हिंदू, जब शहर हमारा सोता है, घर के प्ले हमारा, उसमें हिंदू लड़की, हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की है, वो दोनों बैठे हुए हैं और पीछे राइट्स चल रहे हैं, उसमें आता है शहर, एक उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर। हुस्ना, तो हुस्ना एक प्ले का बहुत ही गहरा गाना है। तो वो जो है मतलब वो है, एक बगल में चांद होगा, एक औरत है अपने साथ बेटियों को लेकर पटरी पर बैठी हुई है, खाने को पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो उस वक्त वो गाना गाती है। कंटेक्स्ट तो होगा ही होगा, बिना कंटेक्स्ट नहीं लिख सकते गाना भी, ऐसे हवा में नहीं लिख सकते, हवा में नहीं लिख सकते गाना। तो आपको कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपके जुड़ने के लिए, आपको आपके उसमें घुसने के लिए, तब कहीं जाके वर्ड्स आते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इनका एक सब क्वेश्चन भी था जो इन्होंने हमको बोला था कि अगर वो जवाब देना चाहे तो दे, वो ये था, बोलो बोलो। इन्होंने सुना है, मुझे मालूम नहीं, कि आप क्या मैंने प्यार किया भी आपको ऑफर की गई थी? मैंने प्यार किया अरे फिल्म आई थी। हाँ, वो आपके मतलब वो पुरानी कहानी है, जवाब क्यों नहीं देना चाहूंगा, मैं बोलूँ पुरानी कहानी है, उसमें आधा सच है आधा झूठ है, ऐसा हुआ था। लेकिन अब वो मैं भूल चुका हूँ आपके मतलब, मैं वो 2-3 साल पहले भूल चुका, मतलब वो घटना के 3 साल बाद मुझे कोई क्षोभ नहीं है उसका, मुझे जरा सा भी आपकी परेशानी नहीं हुई, तब भी परेशानी नहीं हुई थी और आज भी परेशानी नहीं। अगर मैं अगर सपोज, मैं ऐसा नहीं था कि मैं कर ही जाता उसको, बहुत सारे अड़ंगे थे बीच में, लेकिन अगर मैं कर लेता उसको तो शायद ये सब काम नहीं कर पाता, ये इतना कुछ किया मैंने जो है। और मैं स्टार बनने के लायक भी नहीं था, मैं आपके बड़ा अनप्रिपेयर्ड एक्टर था जिस वक्त वो मुझे ऐसा जब हुआ था, मिली नहीं वो, मिली थी या गई थी इसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन आई वॉज वेरी अनप्रिपेयर्ड, बहुत अनप्रिपेयर्ड था, सुंदर बहुत था मैं, खूबसूरत बहुत था, बस खाली एक वो क्राइटेरिया था जिसकी वजह से मैं पिक्चर ज्वाइन कर लेता, अदरवाइज आई वॉज बैड एक्टर, वेरी बैड एक्टर, वेरी बैड अनप्रिपेयर्ड एक्टर। मैं जानता नहीं था चीज के बारे में आपकी कैसे होती है कैसे नहीं होती है, तो ये सब चीजें, ये केमिस्ट्री जान नहीं पाता मैं, ये चीजें खोज भी नहीं कर पाता एक्टिंग को लेकर जो आज मैं कर रहा हूँ, तो बड़ा स्टेल होकर रह जाता, मतलब आई wouldn't have enjoyed the stardom, so I'm happy about it. सर आई थिंक दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप ये मानते हैं कि आपने वो वक्त सेल्फ डिस्कवरी में यूज किया। आप मतलब बहुत लोग होते हैं रिग्रेट करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं वो उस फिल्म ने सलमान खान जी को स्टारडम पे पहुंचाया, उनके लिए मेजर ब्रेक थ्रू था। तो आई थिंक ये बहुत बहुत ही मतलब एक मॉडेस्टी, हम्बलनेस है, जो भी बोल लीजिए, उसकी उसकी पहचान देती है कि आपने बोला कि नहीं, मैंने अपने आप को काफी कुछ और किया, काफी कुछ वो किया। तो ये आई थिंक, नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं यार डिसीजन गलत हो गया, ये हो गया, या आप बोल रहे हैं मैं अनप्रिपेयर्ड, तो चलिए बहुत डिसीजन भी करेज। ऐसा नहीं था, डिसीजन भी ऐसा नहीं था, वो कुछ और भी बात थी, मतलब वो अभी लोगों के, कभी लिखूंगा उसके बारे में तो मैं आपको स्पष्ट लिखूंगा, एक ही बार मैंने कई बार, मैंने एक्चुअली वो सवाल इतना ज्यादा हो जाता है ना ये, कि हर बार हर बंदे को बतलाना कि भाई ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, वो बात ऐसे नहीं हुई थी, बात बहुत छोटी थी, बात बहुत छोटी थी, इसलिए मैं कभी लिखूंगा इसके बारे में तो मैं स्पष्ट कर दूंगा कि आपके क्या है, क्या हुआ था, क्या है एक्चुअली क्या हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आखिरी ऑडियंस क्वेश्चन है ये, और ये रजत मिश्रा का है, ये भी हमारे ग्रुप के काफी होनहार एक्टर हैं। सर मेरा नाम रजत है और मेरा प्रश्न ये है कि आजकल यंगस्टर्स में क्राइम थ्रिलर्स तो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, चाहे हम मूवीज़ में देखें चाहे वेब सीरीज़ में देखें, और अभिनय में भी ज़मीनी शब्दावली उपयोग करने को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है।
लेकिन साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो भाषा की जो मधुरता है, जो कवितामयी शब्दावली है, वो कहीं ना कहीं खो सी रही है, या जहाँ कहीं इस्तेमाल भी होती है वहाँ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं नहीं, आज के लिए राइटर्स बहुत अच्छे हैं। और मेरी मेरी थ्रिलर ये क्राइम जो वेब सीरीज थी इलीगल, ये कहाँ पर, इट वाज नॉट अ क्राइम थ्रिलर, ये वकालत पर थी। दूसरी वेब सीरीज जो मैंने की है, इन जनरल जो आजकल आ रही हैं, इन हाँ जनरल की बात ये नहीं यार, अब वो है भाई, है तो है, मतलब क्या मतलब, इसके बहाने बहुत सारे राइटर्स को जो है मौका मिल रहा है, जिनको मौका नहीं मिल पाया आज तक सिनेमा में, वो बता पा रहे हैं कि हम इतना अच्छा लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। बहुत सारे ये राइटर्स को कभी देखा नहीं गया जो वेब सीरीज लिख रहे हैं आज तक, पहले कभी पाया नहीं गया लिखते हुए उनको, जिनको मौके मिल रहे हैं। तो लेखनी तो आजकल सिनेमा में तो बहुत मजबूत है, सिनेमा में तो बहुत मजबूत है। मैं बल्कि खुशी हूँ बल्कि इससे। और और जैसा जमाना होगा वैसी लेखनी होगी यार, मतलब लेखनी बस सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है जमाने का, बदलती हुई सभ्यताओं का, बदलते हुए वैल्यूज का, बदलते हुए मूल्यों का, बदलते हुए हर चीज का। आज की तारीख में जो चल रहा है उसी को दिखाया जाता है। आज की तारीख में अगर आप दिखाओगे कि आपकी लड़की घूंघट पहने बैठी हुई है, तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। आजकल तो उसको किसी और ही कपड़ों में देखना पसंद करेंगे। ऐसी जो है आपके पहले मतलब जो आज की मतलब 40 साल पहले की राइटिंग आज आज एप्लीकेबल नहीं हो सकती ना। तो जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से राइटिंग में, तो मैं खुशी हूँ। मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता, और इनोवेटिव राइटिंग होनी चाहिए, जैसे कि राजू रानी की। इनोवेटिव राइटिंग में फर्क पड़ जाता है कि आप अपना जो है आपके तरीका निकाल लिए, और उन्होंने 5 फिल्म बनाकर अपना तरीका निकाल लिया है कि मैं ऐसे लिखता हूँ। वो इनोवेटिव राइटिंग होनी चाहिए। तो वो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिसिंग है, वो हो जाएगी, कर रहे हैं लोग। सर मुझे मालूम है कि आपने अगेन वो मैं पुराना आपका जो साक्षात्कार था उसमें आपने ये एक बार बोला था कि अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स की देश को बहुत जरूरत है, और एक डायरेक्टर भी काफी है वैसा हो, क्योंकि वो वही करते हैं जो उनको लगता है कि सही है, ऐसे ही होना चाहिए। तो कई बार जैसे होता है कि अब हमको अगर कुछ काम करना है और कुछ बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर हमें वो नहीं मिल रहा है जो हम करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि क्या फिर भी हमको थोड़ा दृढ़ निश्चयी रहना चाहिए, डिटरमेंट रहना चाहिए, नहीं जो मैंने सोचा है मैं वही करूंगा, या फिर नहीं ठीक है जो नहीं आ रहा है। नहीं, हमने तो वही किया जो मैं सोचा था, मतलब इसलिए इसके लिए बड़े तगड़े झटके खाए, बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। अनुराग ने वही किया जो करना चाहता था। वो हमेशा वो जैसी फिल्म बना रहा है ऐसी बनाना चाहता था, और उसकी लाख भर्सना करो, उसको लाख क्रिटिसाइज करो, उस पर कोई असर नहीं होता। वो इसका फिल्म की विफलता को भी सहने का वो दक्ष हो चुका है सहने में, कि अगर पिक्चर बहुत ही खराब बनी है तो उसके क्रिटिसिज्म को भी वो झेल जाएगा बड़े आराम से। अगर आप उसके सामने बोलोगे तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा। वो कभी रिजरा नहीं करता अपनी फिल्म को लेकर, कभी अपनी फिल्म को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। उसके बहुत सारे दोस्त जो है आज की तारीख में उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ठीक है, बढ़िया बात है, वो सहन कर लेता है। तो मेरे ख्याल से दृढ़ निश्चय होना चाहिए यार। जो काम करने आए हो आप, वो काम करो ना। आप सिनेमा करने नहीं आए, आप सिनेमा में कुछ करने आए, आप सिनेमा में कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हो, आप खाली सिनेमा करने नहीं आए। ऐसे ही थिएटर होता है, थिएटर में भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करने आए, आप खाली थिएटर करने नहीं आए। थिएटर तो बहुत लोग कर रहे हैं, खड़े खड़े हैं विंग्स में, आप एंट्री ले लेते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। आप थिएटर में कुछ प्रूव करने आए हो, कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हो। ऐसे सिनेमा में भी आप कुछ नयापन देने आए। तो नयापन जो है जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आपको माना नहीं जाएगा। तो वो नयापन जो है आपके लाने की जरूरत है, और जो नयापन लाता है वही अलग थलग दिखता है। नई एक्टिंग, नया परफॉर्मेंसेज, नई राइटिंग, नई फोटोग्राफी, ये नए लोग ही दिखते हैं, नई नई किस्म का काम जो करना चाहते हैं, कोई काम पहली बार करना चाहते हैं। ये हम पहली बार कर रहे हैं, आज तक किसी ने किया है नहीं, ये हम पहली मर्तबा करेंगे। पहली मर्तबा काम करने वालों की जय जयकार हो। सही बात, सही बात। आप कब हमें नजर आएंगे अनुराग जी के साथ? कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं क्या? अनुराग के साथ तो यार कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। आजकल कुछ और बना रहा है वो, मेरे ख्याल से मेरे पसंद की चीज बना नहीं रहा। ना मेरा म्यूजिक लगेगा उसमें, मतलब ऐसी चीज बना रहा है जो बिल्कुल ही आपके पोल से पार्ट है। तो अभी तो उसका कुछ आइडिया नहीं है। हमें उनकी आखिरी फिल्म बड़ी अच्छी लगी थी, जो कि काफी हटके थी, मतलब उनके यूजुअल जॉनरे से, मन मर्जियां। मन मर्जियां अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। अच्छी फिल्म। बहुत ही प्यारी कहानी थी, बहुत ही सॉफ्ट प्यारी, रिश्तों पर, जो रिश्तों की कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो काफी हटके थी और मुझे बहुत पसंद आई। आई थिंक 2000 की मेरी 2019 की फिल्मों में से मेरी काफी फेवरेट फिल्म थी वो।
पीयूष जी, प्रश्न हमारे पास इतने ही थे। अब रुखसती से पहले फिर से एक बार पूछना चाहूंगा, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं या कुछ पोएट्री? यार अब मूड नहीं है, मूड बिल्कुल मूड नहीं है। मतलब मैं गुनगुना के परेशान हो चुका हूँ, अब मूड नहीं है बिल्कुल। सुबह सवेरे के वक्त मैं क्या गुनगुनाऊंगा इसमें? 11:30 बजे गाने की भी इच्छा नहीं होती कुछ तो। और मुझे सुन चुके हो बहुत से लोग बात, कोई बात नहीं, है ना। नहीं, आपने कोक स्टूडियो में अच्छा, मतलब मैंने नोटिस किया कि अब वो घर और हुस्ना अब तो कोक स्टूडियो की वजह से बहुत ही अच्छे वर्जन में निकल के बाहर आया है। तो क्योंकि पहले हम अक्सर आपको सुनते थे वो, अब लेकिन जब वो पैकेज हो गया कोक स्टूडियो में, बहुत ही पावरफुल बन गया। थैंक यू, आपने वो बंद हो किया। गया, मैं लेकिन चाहूंगा बंद हो गया, मैं बंद हो गया चाहूंगा कोक अब स्टूडियो। आपकी अपनी कविताएं या जो भी हैं गीत, आप सब ऐसे बनाए, मतलब रिकॉर्डिंग कंपनी के साथ। वही करने की कोशिश है, वही करने की कोशिश है, वही करने की कोशिश है। देखिए लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद कुछ करते हैं, दिमाग में तो है ये सारी चीजें। सर, लॉकडाउन में आप लोग कैसे, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग को तो सारा काम फील्ड का ही है। यार वो हाँ, ज़हन बिगड़ा हुआ है। मतलब लिखने की कोशिश मैं बहुत लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, काफी लिखा भी है। लेकिन वो जो काम जो 1 दिन में करा करते थे, वो आजकल 5 दिन में संभव हो पाता है। लिखते हैं, फिर लिख के पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि आप कुछ और सोच के लिख रहे थे, ये लिखा कुछ और गया। आपका ज़हन था ही नहीं, आप तो इसमें चंचलता चाह रहे थे, आप इसमें जो श्रृंखला चाह रहे थे, आप इसमें मजेदारपना चाह रहे थे, तो मजेदार नहीं हो पाया। लाइन्स जब निकल कर आई, लिखते हुए होश नहीं रहता आपको। जब आप पढ़ते हैं लिखे हुए को, तब आपको ऐसा होता है कि आपने एक्चुअली जो सोच के लिखा था, जो फील करके लिखा था, वो उतना कागज पर आया है कि नहीं। तो यह तो ये, लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा मेरा स्लो हो गया है, थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया है मेरा, काफी धीमा हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके मतलब हार नहीं मानेंगे, लगातार लगातार करते चलेंगे। क्योंकि या इसमें इसमें हार मानने, मतलब अब इसमें कोई चारा नहीं है एक्चुअली। इतनी अजीबोगरीब किस्म की प्रॉब्लम आई है कि आप हार मान के बढ़ जाओगे तो मर जाओगे एकदम से। या तो आप पेंडेमिक से मरोगे, पेंडेमिक से अधिक खतरनाक है डिप्रेशन। डिप्रेशन हो जाता है, बहुत जबरदस्त होता है, उससे बचना पड़ता है, उससे बच के आप फिर क्रिएटिव काम कर रहे हो। उससे बचने के बाद आप क्रिएटिव काम कर रहे हो तो ये और मुश्किल है। तो टेक्निकल काम होता तो हो जाता है ये, लेकिन क्रिएटिव काम करना जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह देखो आपके मतलब कुछ होता है तो सामने आता है तो आपको मजा आए। हमारी बेस्ट विशेष है कि आप सफल हो इस क्रिएटिव काम में, और हम फिर से कुछ बहुत ही इंस्पिरेशनल एंटरटेनिंग देखें आपके आपके बैग से निकल कर आए। लिखने पर जो आपने बात बोली डिप्रेशन पे, एक छोटी सी चीज दिमाग में आई। कई बार हम लोग सोचते हैं कि लोग जाते हैं पहाड़ों पे या फिर कहीं पे बैठ के लिखते हैं, बड़ा अच्छा इंस्पिरेशन आता है। एक जावेद अख्तर साहब का मैंने इंटरव्यू सुना था, उन्होंने बोला था कि ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर दरअसल एक राइटर को कई बार अपने आप को एक कमरे में बैठकर ही बड़ा लिखना पड़ता है। लिखने का प्रोसेस एक बहुत ही डीप प्रोसेस है। जरूर, मतलब बाहर तो डिस्ट्रक्शन आ जाएंगे, और मैं खुद भी एक लेखक हूं, तो कई बार मुझे भी लगता है कि बड़ा सुनने में लगता है कि आप बीच के किनारे बैठे हो, लिख रहे हो। आपका क्या अंदाज है लिखते वक्त? मैं जिंदगी में लिखा ही वहां पर एनएसडी के बाहर, जो है आपके, जहाँ 50 लोग घूमते फिरते हैं, ऑटो चलते रहते हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं। मैं तो लिखने की जगह ही वो थी। 50 लोग घूमते फिरते हैं, जब तक मुझसे पूछ नहीं लेता कोई कि भाई कैसे हो पीयूष भाई, खाना खाया कि नहीं, या चाय पी के नहीं। कोई बंदा आके चाय पिला जा रहा है, कोई बंदा आके सिगरेट पिला जा रहा है। अपने घर में भी मेरा फोन हमेशा कभी कभी साइलेंट पे नहीं रहता, फोन हमेशा हमेशा आते रहते हैं। मेरे बच्चे आराम से बात करते रहते हैं मुझसे कि मतलब ऑब्वियसली अब थोड़ा तो एकाकीपन देते हैं मुझे कि आपके बाबा कुछ काम कर रहे हैं तो उनसे बात नहीं की जाए। लेकिन मेरे घर में कमरे में आने में किसी को पाबंदी नहीं है, मतलब कोई आ सकता है, फोन बजता रहता है लगातार। मुझे अच्छा ही लगता है कि लगातार डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्योंकि इससे मैं ध्यान टूटता नहीं है, बल्कि आपके मतलब फ्रेश हो जाता हूँ। और दिल्ली में तो मैंने सारे के सारा बाहर सड़क के पास बैठ के लिखा है मैंने, सारे गाने इवन बाहर कंपोज किए मैंने। तो मुझे ना ही यहाँ पर मैंने किसी से पूछा कि मुझे नेपाल भेज दो या काठमांडू भेज दो या गोवा भेज दो लिखने के लिए। मैंने अपने घर में लिखा जितना लिखा। ठीक है सर, आगे भी आप अच्छा लिखते रहे, हमारी शुभकामनाएं, और आपका परिवार को भी हमारी शुभकामनाएं। और कभी आपसे साक्षात्कार करने का मौका हो, ये सब लॉकडाउन हो, ये सब चीजें ठीक हो, आप कभी बैंगलोर आए या हम कभी और कहीं आपसे मिल सके तो बहुत खुशी होगी। और बस यही चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप